गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। एज यू नो, हमारी परमानेंट वैकेंसीज जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर ऑल ओवर इंडिया किसी ना किसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट जैसे आप लोगों ने सरन में देखी थी, बिहार में, लखीमपुर में देखी थी, अभी मैंने आपको बेंगलुरु की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज बताई। तो आप ये देखेंगे कि मार्च ऑलमोस्ट अप्रैल तक आपको ना केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज देखने को मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए हैं, टीचर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो जो वैकेंसीज हैं, वो जो खाली पद हैं, खाली पोस्ट हैं, उनको भरने के लिए किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, जब तक कि आपके परमानेंट टीचर के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, परमानेंट टीचर की पोस्टिंग वगैरह रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती। बट अगर आप लोग जनरली कंफ्यूज ये रहते हैं कि हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, हम तो परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम ज्वाइन करें या नहीं, क्या हम अपनी प्राइवेट स्कूल की जॉब को छोड़ के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय की ज्वाइन करें या नहीं। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। ऐसा आपकी काफ़ी सारी क्वेश्चन है। दूसरा आप लोगों को ये भी था कि हमें इसमें किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या आपको छुट्टी के पैसे मिलते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी आपको पता है समर ब्रेक आती है, ऑटम ब्रेक आती है, विंटर ब्रेक आती हैं, तो क्या हमें इनके पैसे मिलते हैं या नहीं। तो ये सारी डिटेल्स एक बार ढंग से देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ के अंदर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये एक बार डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं, कंफर्टेबली वर्क कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप अपनी प्राइवेट जॉब को तो नहीं छोड़ेंगे केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग नहीं हैं, अगर आप लोग नॉन वर्किंग कैंडिडेट है, घर पे बैठे हुए हैं और केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड प्रिपरेशन अगर अच्छी खासी हो गई है, तब तो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ की पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया होगा कि एक्चुअली में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको परमानेंट वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दूसरा, आपको ये भी पता लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ना थोड़ा 15-20 मिनट का डेमो भी हो जाता है, आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली में हमें अब परमानेंट वैकेंसी का इंटरव्यू फेस कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी तो ज्वाइनिंग तभी लेनी है जब आपको आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो गई है केंद्रीय विद्यालय की, यू आर रेडी। तो क्योंकि जब आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे ना, एक तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको परमानेंट टीचर्स के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आप उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर किस तरह का वर्क कल्चर होता है, किस तरह से काम होता है। आपको काफ़ी सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब फ़ायदे तो हैं काफ़ी सारे, ऑल्दो कि सैलरी में वो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रेगुलरली वैसे ही करना पड़ता है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पहली चीज़ ये, जो भी आपकी ऑटम ब्रेक होती है, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, जो भी आप बोलें, किसी भी छुट्टी के आपको ना इन सारी छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते हैं, आपके पैसे उसको डिडक्ट करके आते हैं। पहला रूल तो ये है इसका। हर महीने की आपको एक कैजुअल लीव जो है मिलती है, एक छुट्टी जो होती है, मतलब अगर आप क्योंकि जनरली ये जो अपॉइंटमेंट होता है 1 साल के लिए होता है, और जब तक कोई नई टीचर, परमानेंट टीचर आती नहीं है, तो एक छुट्टी आपको मिलेगी। वर्किंग आवर्स आपके रेगुलर टीचर्स के जैसे ही होते हैं, सिर्फ सैलरी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें रेगुलर टीचर्स जैसी, परमानेंट टीचर्स जैसी होती है, बस सैलरी नहीं मिलती है आपको उतनी इतनी अच्छी खासी, और जो छुट्टियाँ होती हैं उनके पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेटली आप एब्सेंट होंगे, एक से ज़्यादा छुट्टी करते हैं, तो आपके डिडक्शन होगी सैलरी का। देन नेक्स्ट ये है आपका जो रेगुलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक टीचर की, लाइक टाइम टेबल फॉलो करना, नोटबुक चेकिंग करना, एक्टिविटीज़ प्लान करना, ठीक है, बच्चों को हेल्प करना, ये सारी की सारी सेम रहती है। जब आप इसमें इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू तो आपका होगा, साथ में आपको 15 से 30 मिनट, मतलब 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का डेमो भी उसी टाइम करा के देख सकते हैं। इसीलिए कोई ना कोई जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है वो प्रिपेयर करके जाएँ। कोशिश करिए कि एक छोटा सा टीचिंग एड जो आपके बैग में ही आ जाए वो लेके जाएँ, कुछ एक्टिविटी प्लान करके जाएँ। जिससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आते हैं जब इंटरव्यू का, केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू होता है, तो इसलिए कई बार जब 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपको रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं वो, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग करने में आसानी हो। दूसरी, जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको हिंदी में भी इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, इंग्लिश में भी प्रिपेयर करना है। तो जिसमें भी आपसे पूछा जाए, जिसमें भी आपसे जो आपके
बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यू मेंबर्स हैं, अगर आपसे वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में जवाब देंगे, इंग्लिश में पूछ रहे हैं इंग्लिश में जवाब देंगे, ठीक है। डेमो देना है बहुत अच्छा, डेमो एक्टिविटी बेस देना है, तो अपने घर से ही कोई एक्टिविटी प्लान करके जानी है जो छोटी सी भी हो, बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों को जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा ना हो टीचर सिर्फ एक्टिविटी करती रहे, बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही ना देखे बच्चे, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे हैं ना, पहले के टाइम में ये होता था कि बच्चे जो होते थे पैसिव लिसनर्स होते थे, ठीक है, सिर्फ वो सुनते थे, टीचर करती रहती थी। अब आपको क्या करना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है, ठीक है। वो एक्टिव क्या हो, स्पीकर्स हो, लिसनर्स ना हो, वो बोलें, वो पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में। देन अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है सारी चीज़ों के बाद, आप लोगों की जो फाइनल लिस्ट होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो वो आपकी वेबसाइट पे, स्कूल की वेबसाइट पे, जिस भी स्कूल में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाती है, और जिस जहाँ जहाँ पे फिर वैकेंसी होगी आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। देन मिनिमम जो आपकी एज होती है, उम्र होती है, वो 18 साल होती है टू अप्लाई फॉर केंद्रीय विद्यालय, और जो मैक्सिमम एज होती है आपकी 55 साल होती है। ऑफकोर्स अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं फॉर TGT एंड PRT पोस्ट, आप लोगों को प्रेफरेंस डेफिनेटली दी जाती है सीटेट को, ठीक है। एंड अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप PRT का भी भरना चाहते हैं, आप TGT का भी भरना चाहते हैं, PGT का भी भरना चाहते हैं, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एक ही फॉर्म के अंदर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन जिसमें भी आप, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसका जो आने जाने का किराया होगा वो KVS नहीं देता है, वो आपको खुद ही मैनेज करना है। देन केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करने से पहले आपका कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब स्मार्ट क्लास टीचिंग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कंप्यूटर सेवी होने ज़रूरी है, कंप्यूटर लिटरेट होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जनरली जो इंटरव्यू के टाइम पे इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन तो होता ही होता है, दिस इज़ अ फेवरेट, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर ही वो इतने एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं कि वो आपको जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे ना, वो सारी की सारी चीज़ें जज कर लेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप लोग जा रहे हैं एक टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इट्स बेटर टू वियर सिंपल सूट और साड़ी फॉर लेडीज़, गर्ल्स के लिए अगर साड़ी और सिंपल सूट में जा पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो मेल्स हैं अगर आप लोग, तो सिंपल पैंट, जीन्स पहन के मत जाइए, पैंट और लाइट कलर शर्ट पहन के जाइए, इट विल गिव गुड इम्पैक्ट, ठीक है। जीन्स वगैरह पहन के नहीं जानी है इंटरव्यू के लिए, फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी है, ठीक है। और जब आप लोग अपना क्वेश्चनिंग, ऑफ कोर्स आप लोग पूछेंगे वहाँ पे, परमिशन लेंगे बैठने से पहले, ऐसा नहीं कि जाके बैठ जाएंगे, मे आई सिट, एंड हर बात पे थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलेंगे, ठीक है। यू शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, थोड़ा मतलब सिंपल जितना बन के जाएंगे उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। क्वेश्चनिंग यही होती है, सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है जो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देना। दूसरी चीज़ डेमो, आपको डेमो बहुत अच्छा देना है। डेमो के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू देंगे, जब सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद जैसे जैसे आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, आप उतना ही जवाब देंगे, एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा आंसर्स करते हैं ना, तो हमारे आंसर्स के अंदर से नए नए क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ जो होता है बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सनस होते हैं वहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोग झूठ ना बोलें, ठीक है। और ये चीज़ का और ध्यान रखना है कि कम से कम जितनी इंग्लिश आती है, अगर ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो इतनी इंग्लिश ना यूज़ करें, थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में इतनी भी ज़्यादा मतलब अच्छी, मतलब नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट आपको इंग्लिश में ही बोलना है वरना सिलेक्शन नहीं होगा, नो। आपकी नॉलेज बहुत मैटर करती है, आपका पेशेंस लेवल बहुत मैटर करता है, और कई बार ना आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर है, आप उसको कैसे बताएंगे। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा रोज़ सो जाता है, तो आप किस तरह से उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, क्या करेंगे आप, उसके पेरेंट्स से कैसे डील करेंगे। ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और डेफिनेटली अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप अपने एक्चुअली में परमानेंट टीचर की उसके लिए जाएंगे ना, इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ ना थोड़ी सी एक मान लीजिए एक प्लस पॉइंट होता है, आप बता पाते हैं कि मैंने केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर काम किया है, तो इस चीज़ से आपको बहुत पॉइंट्स जो होते हैं थोड़े से भर जाते हैं, तो पता लग जाता है। सो स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। एंड एक चीज़ और, जो PGT की सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल की, अच्छी तो नहीं होती है, बट 27,500 होती है। अगर आप TGT के लिए भरेंगे फॉर्म्स, तो आप लोगों की सैलरी 27,250 रुपये होगी, 26,250 होगी। एंड अगर आप लोग PRT के लिए भरते हो तो और भी कम है, आई थिंक 21,000 समथिंग होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।